हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ईटीएफ के अलावा क्या चाहिए। अगर आप फिनेंशियली फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं तो ईटीएफ के साथ साथ आपके फंड में क्या क्या होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड होना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम पोर्टफोलियो आपको कुछ और भी इस तरह का अ, अ, ऐसा ऑप्शन लेके चलना चाहिए जो आपको क्रुशियल टाइम पे हेल्प करे। जैसे इमरजेंसी के टाइम में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड फ्रेंड आपको आपातकालिक फंड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत हम लोग का अनसर्टेनिटी लाइफ में रहता है, ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन आ जाते हैं जिसके चलते हम लोग बियर ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने पास आपको एक आपातकालीन, जिसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम 6 से 12 महीने का एक आप फंड रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंस 25 से 30 हज़ार रुपया है, तो आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख का आपका 10 से 12 मंथ का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसा लाइफ में सिचुएशन आए तो आप उस फंड को निकाल करके अपने फैमिली का और अपना सर्वाइवल कर सके। दूसरा है फ्रेंड स्वास्थ्य बीमा और मेडिकल कॉर्पस। दूसरा क्या मस्त पॉइंट है फ्रेंड कि कभी कभी बीमारी हो जाती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो जितना भी हमारे पास हार्ड एंड कैश रहता है, जो भी सैलरी से मिला हुआ पैसा रहता है, जो हम लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वो एकदम से साफ हो जाता है। आजकल भी आपको मालूम है कि मेडिकल सेक्टर में कितना कॉस्टली मेडिकल व्यवस्था हो गया है। छोटा सा भी आप एक सर्जरी के लिए जाते हो तो 2 लाख 2.5 लाख का बिल बन जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह आपको एक स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, आपातकालीन फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, डेट एक्सपोजर होना चाहिए। आपके फंड में केवल ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का ही नहीं एलोकेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए डेट फंड का भी होना चाहिए। डेट फंड क्या होते हैं कि कम रिटर्न देते हैं, लेकिन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। उसके साथ चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड, आपको ग्लाइड पाथ प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट के टाइम आते आते आपका जो भी एसेट एलोकेशन हुआ रहता है, पोर्टफोलियो बना के रखे रहते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट इक्विटी का रहता है। तो आपको इक्विटी से थोड़ा थोड़ा अपने पैसा को निकाल के डेट फंड में डालते रहना चाहिए। लगभग 70 30 और 80 20 का ये रेशियो रखना चाहिए। 80% अगर आपका इक्विटी है तो 20% डेट फंड में डालिए, ताकि कभी इमरजेंसी आए तो इक्विटी मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो आप डेट फंड से पैसा निकाल करके आप अपना जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प कर कर देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइड पाथ प्लानिंग। ग्लाइड पाथ प्लानिंग वही होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ज़्यादा ज़्यादा पैसा इक्विटी से डेट के साइड में मूव कर देना रहता है फ्रेंड। और पांचवा पॉइंट है विथड्रॉल स्ट्रेटजी। विथड्रॉल स्ट्रेटजी वो है फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने एक बहुत रिटायरमेंट के लिए 50 60 लाख का कॉर्पस जमा कर लिया और आप उसको एसडब्ल्यूपी प्लान में डाल दिए। एसडब्ल्यूपी प्लान में डालने के बाद मंथली 20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार आप ऐसे डाल दिए कि हर एक मंथ में आपको 30 हज़ार 40 हज़ार रुपया बैंक आपको रिटर्न दे, या म्यूचुअल फंड कंपनी जो एस डब्ल्यू पी प्लानिंग कंपनी है वो आपको रिटर्न करके दे, तो वो तो देती है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है फ्रेंड जब मार्केट में करेक्शन आ जाता है। आपको भी मालूम है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है, 10 15 20% मार्केट करेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका कॉर्पस कम होने लगता है। और उस समय आप कॉर्पस कम होने लगता है और आपका फिर भी मंथली विड्रॉल निकालते जा रहे हैं, तो उससे एकदम से आपका इक्विटी सेल हो जाता है। जो भी आपको एनएवी म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में आपको एनएवी मिलता है, वो तुरंत से आप बेच देते हो। तो उस तरह क्या हो जाता है, आपको एक तो मार्केट में करेक्शन चलता है और ऊपर से आप पैसे निकालते रह रहे हो, तो आपका पोर्टफोलियो इनबैलेंस हो जाता है। तो इस केस स्टडी को समझने के लिए हम लोग फ्रेंड चलते हैं, डिस्कस करते हैं राम और श्याम की कहानी। राम और श्याम क्या है, दोनों दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ एक बार इन्वेस्ट किया। आप देख रहे होंगे स्लाइड में, राम केवल इक्विटी ईटीएफ में अपना 25 साल का इन्वेस्टमेंट किया है। तो 25 साल का एसआईपी करते गया है, तो उसने लगभग मान लीजिए 25 साल का सालाना 12% का भी अगर रिटर्न मिला, तो उसके टोटल कैपिटल का लगभग 1.5 करोड़ रुपया उसने जमा कर लिया है। उसी तरह श्याम जो है, श्याम क्या किया है, थोड़ा स्मार्टनेस काम किया है, उसने स्मार्टनेस वे
फॉलो किया है, उसने इक्विटी के साथ साथ डेट एलोकेशन फंड में भी कुछ पैसे डाले हैं। तो 25 साल वो भी इन्वेस्टमेंट किया है और उसका अगर आप देखोगे औसतन 12% का अगर रिटर्न मिला है तो लगभग वो भी 1.5 करोड़ रुपया जमा कर लिया, कॉर्पस जमा कर लिया है। दोनों अब रिटायरमेंट के एज में जा रहे हैं। तो फ्रेंड आप देखोगे कि राम जो है मार्केट में जब 1.5 करोड़ रुपया को SWP प्लान में डाला है तो उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ गया, करेक्शन आया है तो लगभग मार्केट 25% करेक्ट हो गया। तो उसकी 1.5 करोड़ जो भी टोटल कॉर्पस जमा था उसका अगर 25% देखोगे तो लगभग 1.12 करोड़ रुपया उसके पास बच गया। लगभग आप बोल सकते हो कि 37-38 लाख रुपया उसका वाइप आउट हो गया। ठीक है। और उसी तरह का अगर आप अपना फ्रेंड जो श्याम इसका फ्रेंड है तो फ्रेंड क्या किया, फ्रेंड भी का भी पैसा क्या किया उसने, एक्सपोजर बढ़ाया है, डेट एलोकेशन किया है। तो मार्केट जब गिरा है तो टोटल नहीं गिरा है, क्योंकि उसका जो डेट फंड था वो कुशन का काम किया है, डेट फंड उसको संभाल लिया है। इक्विटी मार्केट में तो उसने पैसा लगाया 80%, लेकिन राम ने 100% इक्विटी में एलोकेशन ले लिए, इसलिए इनका ज़्यादा पैसा लॉस हुआ है। श्याम स्मार्ट था तो श्याम क्या किया है कि उसने 20% के अलावा आपने डेट एलोकेशन भी लेके रखा है, डेट एलोकेशन लिया है। तो आप देखो यहाँ पे परिणाम का जो रिजल्ट आया है तो क्या आया है, 25% जब मार्केट गिरा है तो राम का जो वैल्यू है कैपिटल का 1.12 करोड़ बच गया है, जो SWP प्लान के लिए जो फंड में है उसका उसका वैल्यू है। लेकिन इससे 20 लाख रुपया ज्यादा श्याम के पास है। क्यों 20 लाख ज्यादा है? क्योंकि श्याम ने डेट फंड में भी अपना एलोकेशन रखा था, और डेट फंड में आपको मालूम है एलोकेशन रखने से क्या होता है कि जब इस तरह का मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, वोलेटिलिटी आती है, तो डेट फंड आपको एक तरह का कुशन का काम करते हैं, मतलब एक तरह से आपको सेफ करके चलते हैं। तो इस तरह आप अगर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे फ्रेंड, जो मेरे स्लाइड में पूरा डिटेल में दिया गया है, तो जा करके आप अपने रिटायरमेंट के टाइम में एक अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आते हो सेकेंड स्लाइड में, हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक ही मार्केट क्रैश हुआ है, अलग अलग एक्यूमुलेशन और विथड्रॉल पॉलिसी दोनों फ्रेंड ने लिया है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप देखोगे एक्यूमुलेशन फेज 30 से 40 साल का है। इन्होंने SIP कम दाम पे ज्यादा ETF यूनिट खरीदते गया, लंबे समय तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो क्रैश जब हुआ है तो क्रैश में क्या फायदा होता है कि कम दाम पे आपको ETF या म्यूचुअल फंड के NAV एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है। और विथड्रॉल के टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए ये ओवरऑल इन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि जब आपका एज 30 से 40-50 साल का रहे, तब करेक्शन आए, तब आप क्या करके उसको झेल सकते हैं। वो अच्छा टाइम होता है, उस समय आप NAV एलोकेट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन जब आप रिटायरमेंट के प्लान पे रहते हैं, रिटायरमेंट के फेज में रहते हैं और उस समय मार्केट गिरता है, तब आप क्या करोगे? आपको तो पैसे चाहिए विथड्रॉल निकालने के लिए, तो उस समय अगर आप पैसा निकालते जाते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत जल्दी से यूनिट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट के टाइम पे क्रैश आपके लिए सही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एज एज आपको डिसाइड कर रहा है कि क्रैश आपके लिए अच्छा है कि नहीं। जब रिटायरमेंट में है तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप 30-40 25-30-40 के एज में हो, जब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, अपना NAV एक्यूमुलेट करना है, तो उस टाइम पे करेक्शन आ रहा है तो वो एज अच्छा होता है फ्रेंड। जैसे अभी हम लोग फ्रेंड 35 से 40 के एज के कैटेगरी में है, तो ये बेस्ट टाइम है फ्रेंड कि हम लोग को ज़्यादा क्रैश में NIV एलोकेट करें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले 50 55 60 के उम्र में हम लोग अच्छा से एक रिटर्न बनाएं। तो राम की समस्या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड। उसी तरह आप लोग देखोगे श्याम का समस्या हम लोगों ने देखे थे। तो राम का समस्या क्या था? सीक्वेंशियल रिस्क लिया था। श्याम क्या किया था? ग्लाइड पाथ स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। उसने अपने क्या किया था? राम क्या किया? राम जो था उसने 100% इक्विटी ETF में अपना पूरा SWP प्लान को डाल दिया, जो और उसमें से हर एक मंथ में 60,000 रुपया निकालने वाले प्लान में डाल दिया कि हर एक मंथ में हमको 60,000 रुपया चाहिए। और सडनली मार्केट 25% गिर गया तो उसका कॉर्पस घट के 1.125 करोड़ रुपया हो गया। तो उसके बाद जब मार्केट से हर एक साल वो हर एक मंथ में
60,000 निकाल रहा है, तो लगभग आप बोल सकते हो कि साल में कितना 12×6 = 72, 7,20,000 रुपया वो निकाल ले रहा है हर एक साल में। तो उस टाइम पे अगर मार्केट 2-3 साल में, 2 साल में, 1 साल में रिकवर नहीं करता है, तो उसका जितना एनएवी होता है वो सब खत्म हो जाता है फ्रेंड। तो उसके चलते उसको उसका क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मार्केट में फ्रेंड। तो हमको सिक्वेंशियली रिस्क नहीं रखना है, हमको क्या करना है, किसी न किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि श्याम इस चीज को किस तरह से ओवरकम किया है। श्याम ने क्या किया, रिटायरमेंट के टाइम से 5 से 7 साल पहले उसने क्या किया कि इक्विटी एलोकेशन को डेट एलोकेशन में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मतलब मान लीजिए 100% इक्विटी था, जैसे राम का 100% इक्विटी था, तो इन्होंने 100% इक्विटी को एज एट इज रखा। और श्याम क्या किया कि 100% इक्विटी से 80-20 रेशियो में स्प्लिट करके या 5 से 7 साल पहले 80 से 20% उसने स्प्लिट किया और इक्विटी और डेट फंड में डालना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे रिटायरमेंट आ रहा है भैया, तो उस समय उसने क्या किया, 60% इक्विटी रखा और डेट का बढ़ा दिया। जब मार्केट 25% क्रैश हुआ है, इसके टाइम पे भी तो मार्केट क्रैश होगा ना, तो इसके टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुआ है, तो इसका जो डेट फंड है, डेट फंड तो आपको मालूम है फिक्स रिटर्न देता है। अगर 10% रिटर्न बोला है तो 10% देगा, 12% वाला डेट फंड है तो 12% देगा। तो इस टाइम पे उसको डेट फंड संभाल लिया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसको अपने इक्विटी को बेचने का जरूरत नहीं पड़ा। इसका इक्विटी एज ए टेज जब मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो एज ए टीज है, बट उसने डेट फंड से अपना पैसा निकाला और अपना काम कर लिया। तो हम लोग इस डिस्कशन से यही इन शॉर्ट सीख सकते हैं कि जमा करने की अवधि में क्रैश दोस्त है, लेकिन जब हम निकासी करने जा रहे हैं तो क्रैश बहुत बड़ा खतरा है। तो जमा कब करते हैं, जब हम यंग एज में रहते हैं तो उस समय क्रैश आए तो सही है, जब बुढ़ापा और रिटायरमेंट का एज हो तो उस समय क्रैश आए तो बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड। और हमको सीक्वेंस रिस्क जो रहता है ना, उसको हमको फॉलो नहीं करना है, हमको कोई ना कोई ग्लाइड पाथ है, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो एक तरीका से मार्केट में जब करेक्शन आए तो हमको क्या करें, सुरक्षित और सही तरीका से हमको पैसा पे रिटर्न मिलने का कैपेबिलिटी प्रदान करें। ठीक है फ्रेंड। उसी तरह आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि रिटायरमेंट में डेट ईटीएफ आपकी स्टेबिलिटी बाल्टी है, आप स्टेबिलिटी का बाल्टी बोल सकते हो इसको। इसमें क्या होता है कि इक्विटी ईटीएफ ग्रोथ इंजन है, लेकिन डेट इंजन आपकी स्टेबिलिटी और स्थिरता बताता है। इक्विटी ईटीएफ में तो ग्रोथ मिलता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो ग्रोथ मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डेट फंड आपको स्टेबल करके रखता है मार्केट में। अभी हम लोगों ने राम और श्याम का कहानी समझा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिटेल में समझा है फ्रेंड। तो यही है हमारा ओवरऑल शॉर्ट फ्रेंड। अभी हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए केवल जो मिसिंग पार्ट है उसको अगर हम अच्छे से मैनेज करें तो आने वाले अपना जो रिटायरमेंट का टाइम रहेगा तो हम लोग अच्छे से अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे और अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे फ्रेंड। तो ये सब जो पॉइंट है कि ईटीएफ, जो इक्विटी ईटीएफ है, उसको हमको एक लंबे टाइम तक ग्रोथ करना है, डालना है पैसे, और जब रिटायरमेंट का टाइम आए तो उसको स्प्लिट करके अपना क्या करना है, डेट फंड में मूव करते जाना है। और हमको सिक्वेंशियली पाथ फॉलो नहीं करना, हमको ग्लाइड पाथ फॉलो करना है, ताकि अगर हम कहीं गिरे तो कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई स्टेबिलिटी मिल जाए मार्केट में। तो फ्रेंड, ये अगर वीडियो आप देख पा रहे हो, अगर ये वीडियो और हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त लोग भी अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।